गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा खौसर। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। इस वक्त तकसीम की सियासत उरूज पर है। नवाज शरीफ को नया लाडला के नाम से पुकारने लगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब तक मुकम्मल खामोशी है। ऐसा क्या है जो मुस्लिम लीग नून को जवाब देने से रोक रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून किसी मसलहत का शिकार है? दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात का शेड्यूल चंद रोज में जारी करने का इंदिया दिया है, लेकिन इसके साथ ही ये खबर भी आई कि कासिम के अब्बा ने अपनी 5 साल की नाअहली को अदालत में चैलेंज कर दिया है। इस दरखास्त की हैसियत क्या है, इस पर बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में इस खतरे की बात करेंगे जो हमारी मईशत को दरपेश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया है। आर्मी चीफ का बयान इस तनाजुर में भी अहम है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली 23 दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक होशरुबा हकाइक सामने आए हैं। ये तंजीमें 53 ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती हैं और 23 में से 17 सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। हम अपने मुल्क से इस खतरे को किस हद तक खत्म कर पाए हैं ये आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में जंगबंदी के लिए आर्टिकल 99 का सहारा ले लिया है। इससे कबल 1 सितंबर 1959 से लेकर 31 अगस्त 1966 तक यूएन सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आर्टिकल 99 का 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया। एक मरतबा 1960 में कोंगो की सूरत हाल पर और दूसरी मरतबा 1961 में ट्यूनिस की सूरत हाल पर आर्टिकल 99 का इस्तेमाल हुआ। इन तमाम चीजों से मुतालिक बात होगी, लेकिन हमेशा की तरह ऐसी सूरत हाल से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। एहतशाम साहब, बिलावल भुट्टो के बयानात तल्ख से तल्ख होते जा रहे हैं। गेट नंबर 4 का जिक्र बार बार होता है, लाडले का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरी साइड से कोई काउंटर नहीं करता इन बयानात को। देखिए सलमा, इसमें जो एक नई चीज़ ऐड होगी ना, वो इसको इस तरह आप देखें कि आसिफ जरदारी साहब जो पहले आपने देखा वो नहीं बात करते थे ख़ास तौर पे पीएमएलएन के ख़िलाफ़ और पीडीएम के ख़िलाफ़, अब उन्होंने भी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। आज आप देखें तो जरदारी साहब भी पीएमएलएन की क़यादत को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाप बेटे में सुलह हो गई और वो ख़ास तौर पे जो कहा जाता है कि जी दुबई में नाराज़गी हुई थी, वापस आ गए और वो जो बात करते थे बार बार कि जी बुढ़ों को छोड़ देना चाहिए, माजरत के साथ 70+ वाले जाएँ हम आए, वो शायद उससे पीछे हट गए हैं। तो कौन पीछे हट गए हैं? बिलावल तो नहीं हटे, जरदारी साहब इस बात पे हट गए हैं कि बेटे को पूरा मौका दिया जाए। अगर साहबजादे समझते हैं कि जी इस वक्त बैटल ग्राउंड पंजाब बनना है, पंजाब में हमें एक तकड़ी किस्म की ओपोजिशन करके दिखानी है, उसके लिए ये इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। हमारे दरमियान कम से कम बाप और बेटे के दरमियान एक पेज पे होना चाहिए। तो यही लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन की जो 2-3 स्टेटमेंट आए जरदारी साहब के, वो तो पीएमएलएन के खिलाफ दिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है सलमा कि जितनी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि सिचुएशन बननी चाहिए थी, मोमेंटम बनना चाहिए था, वो नहीं बना। अब लोग पहले आ रही थी बात कि जी 30 दिसंबर को शेड्यूल आएगा उस इलेक्शन का, अब कहा जा रहा है उससे पहले भी आ सकता है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तरफ तो आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब और इस तरीके से दूसरी 2 हफ्ते में दूसरी मुलाकात हुई उनकी नवाज शरीफ साहब की इनके साथ फजल रहमान के साथ, उसको देखें तो इलेक्शन अलायंस में जा रहे हैं। वो पीएमएलएन जो 30 सालों में जिन्होंने हमेशा इलेक्शन पंजाब की बुनियाद पर लड़ा, वो आप देख लें सिंध और बलूचिस्तान में भी चलेंगे। केपी में अभी तक उस तरफ नहीं गए। उनको लग रहा है कि जी ये 4 सूबों में जाना चाहिए और उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनता है। अब आखिरी बात जो है ना, इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अब हल्के इस्लामाबाद में जो बातें शुरू हो गई हैं वो ये है कि जी इस वक्त फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई कासिम केबा जो है ना, वो चाहते ही नहीं है, उनको इलेक्शन सूट ही नहीं करते। बात ये आ रही है कि उनको कहा जा रहा है कि जी खंबे को खड़ा करें, किसको खड़ा करें। अभी ये भी बातें हैं कि जी आप भी नहीं बचे और कहा जा रहा है कि जी आप वकला को टिकटें देंगे। कहा जा रहा है कि वकला ज़्यादातर माजरत के साथ मुबैना तौर पे मैनेज हुए हैं, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली क्या करेंगे। तो उनके जहन में ये है, जो खबरें आ रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि यार अगर मैं नहीं हूँ, ये है कि मेरे लोग आएंगे 5 साल की हुकूमत होगी, 4 साल की, 3 साल की, मैंने तो जेल में ही होना है। लिहाजा वो जो कोई एक साहब मिलने गए हैं उनको, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि देखें यार ये माजी में मेरे साथ बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है कि मैं जब मुझे कहा गया कि जी आप पंजाब की और केपी की हुकूमत ना, तो मैंने उनको कहा था कि यार ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ बैठा रहूं, लाहौर में बनी गला भी ना जा सकूं और मेरे ब्याह पे मेरी कॉस्ट पे परवेज़ लाई मौज करे और महमूद खान केपी में मौज करे।
تو اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی شاید آہستہ ایسا پتہ چل رہا ہے کیونکہ بیک فٹ پہ آنے کے لیے تیار نہیں. پچھلے دنوں 2-3 اسٹیٹمنٹ دیے تھے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جیل سے, کہ جی فوج کی مخالفت کم کی جائے, 9 مئی کی مذمت کی جائے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میرا مومنٹم تو بنے گا, لیکن بیٹل لائن ڈرا ہو رہی ہے, اور اصل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہی بنے گا, جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کل پرسوں جوائن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی سیاست پہ بھی آئیں گے, لیکن سب سے پہلے کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہم نے آغاز کیا, تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کے گولز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاستدان آپس میں گولہ باری کرتے ہیں وہ ذاتی بنیادوں پہ نہیں ہوتی, وہ سیاسی حکمت عملی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ شاید الیکشن کے بعد پھر مل بیٹھ کے ایک مخلوط حکومت بھی دیکھیں. وہ ابھی نواز شریف صاحب ملنے گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کو, اور کیا کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے ان کے بارے میں. تو اس میں ذاتیت کچھ اور مجھے دکھانے کے لیے گولہ باری ہے, اس میں اور کچھ معاملہ نہیں. دوسری بات یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے وہ 18ویں ترمیم کا معاملہ ہوا ہے تو قومی خزانہ اور الیکشن کیمپین جو ہے نا, یہ تقریباً ایک ہی چیز بن گئی. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جب جو قومی خزانے میں پیسہ پڑا ہے اس کو ہم استعمال کر سکیں الیکشن کیمپین کے لیے. تو پہلا گول تو پیپلز پارٹی کا یہ رہتا ہے کہ وہ 80 سیٹیں جو صوبائی اسمبلی کی سندھ میں ہیں وہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک لینے. وہاں پہ معاملہ ہے 700 ارب کے ترقیاتی فنڈز کا, تو وہ تو ان کا پہلا گول ہے کہ انہوں نے وہاں سے 80-85 سیٹیں, وہ سکھر اور ٹھٹھا کے درمیان کی ان کا وہ کانسٹیچوئنسیز ہیں, وہاں سے انہوں نے 80-85 سیٹیں جیتنی ہیں. اسمبلی تو جیتنا ہے جیت. باقی خواب ہیں, کچھ ان کو دکھائے گئے, انہوں نے خود دیکھے. ان کو دکھایا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب بھی آپ کو دلوا دیں گے یا کچھ وہاں سے سیٹیں دلوا دیں. کراچی کی 4 یا 5 سیٹوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی آپ کو دلوا دی جائیں گی. بلوچستان آپ کو یاد ہے کہ چکر لگائے جا رہے تھے. تو وہ گول ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہے, باقی مجھے لگ رہا ہے کہ خواب ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ کچھ خواب انہوں نے خود دیکھے تھے, کچھ خواب ان کو کسی اور نے دکھائے تھے, لیکن کوئی بھی خواب پورا نہیں ہو رہا. انور صاحب, ایک چیز مجھے بڑی حیرت انگیز لگتی ہے, یہ جو گیٹ نمبر 4 بار بار ہر سیاستدان کی گفتگو میں آ جاتا ہے, نون لیگ کو چھوڑ کے پہلے کبھی نون لیگ کی بھی گفتگو میں آیا کرتا تھا. ڈو یو ریممبر کہ کوئی حکومت گیٹ نمبر 4 کی سپورٹ کے بغیر آئی ہو؟ نہیں, میں خیال کہ جو آپ کے جمہوری حکومتیں رہی ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے بات نہ آئی ہوں. سب نے یہی کیا ہے, لیکن سب کا طریقہ کار الگ ہے. طریقہ واردات مختلف جی, وہ طریقہ واردات تو پھر بعد میں ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ نے اقتدار میں آنے کے لیے جو کچھ پاپڑ بیلے, ہم ہمیشہ اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمانی سیاست کرنی ہے اور آپ ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک دوسرے کی کو سپیس دینے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک دوسرے کو برداشت کریں, کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر اگر گفتگو کریں, حکومت میں جو انہوں نے جو سرو کیا, جو ان کی کارکردگی کو دیکھ کر اس پر تنقید کریں. لیکن یہ نہیں ہوتا کیا ہے, کبھی کوئی ایک جماعت, کبھی کوئی دوسری اور کبھی کوئی تیسری. ہم تاریخ موجود ہے انفارچونیٹلی جمہوری جو سو کارڈ ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کی, کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے ذریعے انہوں نے اقتدار کو حاصل کیا. پھر جب آپ اس ذریعے سے اقتدار حاصل کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے, لیکن طاقت کا ٹیکہ کہیں اور سے لگتا ہے. تو پھر وہ جو آپ بڑے گولز اور ایمز لے کر آتے ہیں نا کہ ہم نے حکومتوں میں یہ کرنا ہے, ہم نے اپنی عوام کو یہ ریلیف دینا ہے, پھر آپ دے نہیں سکتے. کیونکہ پھر جن کے بلبوتے پر آپ اقتدار میں آتے ہیں پھر آپ کو ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں, جو آپ کو اقتدار تک لے کے آتے ہیں پھر ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ آپ کو کسی نہ کسی صورت تسلیم کرنی پڑتی ہیں. اسی وجہ سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ماضی کی حکومت میں خان صاحب نے 3.25 برس ہوئے تو آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. کیونکہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ساری طاقت ہمارے پاس ہے, ہم جو چاہیں گے کریں گے. پھر وہ اس وقت یاد کرواتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, یہ طاقت دی ہوئی ہے ہماری ہے, اس لیے اب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو. تو یہ جو ہے وہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ اب اللہ کرے نواز شریف صاحب اس سب تمام صورتحال سے سمجھے, کیونکہ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں, جس اس خطے میں سب سے زیادہ پرانے وہ سیاستدان ہیں, اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے, انہوں نے لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے. دیکھیے, نہ تو انہیں پیسوں سے غرض ہے, مال و دولت ان کے پاس, شہرت بھی بہت زیادہ ہے. ہاں جی. اب ایسی لیگیسی چھوڑیں اس خطے میں پتہ چلے نواز شریف
पाकिस्तान के उन्होंने एक लीडरशिप का रोल प्ले करना है। बिलावल, वैसे ये जो लेगेसी है इस पे बात हमेशा करते रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कोई ज्यादा अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ी। वो अपने वालिद की भी बात करते थे और मरियम नवाज के भी वालिद की बात करते साथ ये भी कहते थे कि दोनों जो है ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। और ये बात दुरुस्त है। अब आप लोग छोड़ दें, अब हम पे जाए। नहीं, देखिए ये बात दुरुस्त है। और आपने देखा कि माजी के तल्ख तजुर्बात हम सबके साथ, कल तक ये एक दूसरे को किस तरह एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने मिलकर हुकूमत भी बनाई। अब भी वही बात है कि अब सिर्फ लफ्जी गोलाबारी जरूर है इनके दरमियान, लेकिन मुस्तकबिल में हालात ऐसे भी पैदा हो सकते हैं कि मुमकिन है कि जमात इस्लामी PTI अपोजिशन में हो और मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर मखलूत हुकूमत में शामिल हो। ये भी मुमकिनात में शामिल है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जुल्फकार साहब। ये जो इल्जामात लगते हैं, एक और कंसर्न ये पैदा होता है कि नून लीग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। क्या उनके पास जवाब है नहीं, वो जवाब देना नहीं चाहते, या वो इस मामले को नजरअंदाज करना चाहते हैं, या ये बाय स्ट्रेटेजी है कि अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो शायद मामला दब जाएगा, वो ज्यादा बात जबान से आम नहीं होगी। सिवाय इसके कि वो कहते हैं अपने मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज एक मैच्योर सियासत मुस्लिम लीग नवाज एक मैच्योर सियासत कर रही है। और इस तरह मैं इसको कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ हालात वाक़यात से और माजी से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, जिस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि जिसने नेशनल लेवल पे सियासत करनी है उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है। सही। नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिन दिनों में PTI के लोग एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर रोजाना की बुनियाद पे गालियां दे रहे थे, वो अंदर बैठ के मुस्तकबिल की रहा था। और उस शख्स ने साबित किया कि वो PTI जो पॉपुलर होने की दावेदार है के अंदर थी, उसको उठा के इक़्तिदार से बाहर फेंका, अपने लिए स्पेस बनाई, पाकिस्तान वापस आए, रेड कारपेट उनको मिला, बड़ा जलसा किया, और उसके बाद जो केसेस बनाए गए वो एक एक करके केसेस सारे खत्म हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। इसका एक पहलू ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ये सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं और वो सबको बता रहे हैं कि इस तरह केसेस बनते हैं और इस तरह केसेस खत्म भी होते हैं। और मेरे साथ, मरियम के साथ, मेरे खानदान के साथ क्या हुआ और आज जिन लोगों ने किया, वो एक एक करके अपने वो सारी कही हुई लिखी हुई बातें, दिए गए बयान वापस ले रहे हैं और आप मियां नवाज शरीफ उन सारी चीजों में सुरखरू हो रहा है। सही। देखिए, जब नेशनल लेवल की आपने गवर्नमेंट करनी है, एक नेशनल लीडर बनना है, तो फिर आपको MKM के पास कराची भी जाना पड़ेगा, बाप पार्टी के पास भी जाना पड़ेगा, फजल रहमान साहब को भी साथ चलाना पड़ेगा, सही, पंजाब को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिलावल साहब को यकीनन आपने गिला होगा, लेकिन मरियम नवाज तो अपने बड़ों को आइडियलाइज करती है, उसको तो कोई गिला नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह पीपल्स पार्टी ये गई है और जिस तरह जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत करके पीपल्स पार्टी को एक सूबे तक महदूद किया है, नवाज शरीफ साहब के बारे में सारे लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे तो कम बैक करेंगे, पार्टी को असर होगा, फायदा होगा, और उन्होंने आके ये साबित किया है। अब हर गुजरते दिन के साथ वो इक़्तिदार के करीब तर हो रहे हैं। और मैं अनवर रजा की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का अब मसला इस उम्र में ना कुछ पैसे रह गया और ना शायद चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर की उस तख्ती के ऊपर नाम लिखवाना रह गया है। वो वाकई कोई काम करना चाहते हैं इनके लिए, इस मुल्क के लिए और उसके लिए वो पूरा प्लान एक बना के बैठे हुए हैं। अगर बनाया हुआ है तो मेरा ख्याल है जुल्फकार साहब हमको ऑफर भी करना चाहिए वो प्लान कि हम इस मुल्क के लिए और आपके लिए ये करेंगे, संभाल के रखने के लिए थोड़ी होते हैं प्लान। वो ऑफर करेंगे, मुनासिब वक्त पे वो सामने लेके आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। देखिए, अभी तक तो ये सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत हम रोजाना तनकीद तो करते हैं, लेकिन कम अज कम ये बात तो कम हमें इतराफ करना चाहिए कि एक शख्स आके उसने जिसको जाता था वो कभी इख्तिदार में आ ही नहीं सकता। उन्होंने कई बार इख्तिदार छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी हमेशा लाश दे के इख्तिदार लेती है, वो उसके बगैर लेते हैं और उसमें उनकी कुछ तो मैनेजमेंट होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए जो चीजें हैं, लेकिन क्योंकि PTI की सियासत अभी तक अच्छे निकलेंगे। PTI की सियासत पे हमने अभी तक बात नहीं की। मैं चाहती हूँ शाम साहब आप उस पर भी कॉमेंट करें। और दूसरा, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर
इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने वाले हैं, लेकिन हल्का बंदियों पे एतराजात अभी खत्म नहीं हुए। क्या ये इलेक्शन गैर मुतनाज़ हो सकेगा ऐसी जब हल्का बंदियों पे पहले से एतराजात? देखिए, पहले अगर कमेंट छोटा सा कर दूं जो पहले बात हो रही थी। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि जी सारे आते हैं और जिस तरह आते हैं सबको पता है। देखिए ना, ये नौकरी अब हमारे पठवार में एक मिसाल दी जाती है नौकरी के हवाले से कि अगर आपने नौकरी करनी है ना तो गैरत की बंदूक घर रख के आए। लिहाजा अभी देखें गैरत की बंदूक कहाँ गई जब वो आपने देखा वोट को इज्जत दो और सिविल सुपरमेसी वो बयानियां सब चला गया ना, आगे पीछे हो गया। देखिए, दो चीजें जो भी बात हो रही थी इस तक नवाज शरीफ साहब की, सॉरी मैं आपके सवाल का जवाब है जी। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त यह है कि जो 16 माह की कारकर्दगी जिसका पीडीएम की जिसका मलबा सारी पार्टियां जो है ना वो इवन फजल की और पीपल्स पार्टी की वो नून पे डाल है, शहबाज साहब पे डाल, वो सारा कुछ करने के बावजूद नवाज साहब को नहीं समझ आ रही, या समझ आ रही है तो उनको नहीं पता चल रहा। और फिर ये महंगाई जिसकी वजह से हुई और पार्टी के अंदर इख्तलाफात आप देख रहे हैं, लड़ाई शुरू हो गई ऐसे इकबाल और दानियाल अजीज, इस तरह बाकी लोग भी और प्राइवेटली भी कहते हैं, वो भी सारे लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह किस मुंह से हम जाके अपना जाके वोट मांगेंगे। एक नहीं जगह। अब ये जहाँ मुश्किलात PMLN की अपनी जगह है, खेल सजा के सेज सजा के तो दी जा रही है, लेकिन शायद ये कांटों की सेज भी बनना आसान नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील भी हो सकती हैं। अब रह गया इलेक्शन कमीशन की जो बात कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों जितनी इलेक्शन कमीशन पे तनकीद हुई है पिछले 7-8 दिन में कभी भी नहीं हुई। और जिस तरह बातें हो रही हैं, अब आप देख लें जो बड़ी पार्टियां, इवन जो आपने देखे जिनको थपकी भी है, MQM बार बार बात कर रही है कि जी हमारा वोट बैंक दिया गया, हमारे हल्के कार्ड दिए गए, जिस तरीके से नई हदबंदियां हुई हैं, 2.25 करोड़ की आबादी, आपने उसको 1.5 करोड़ पे करके सारा कुछ कर दिया। उधर से और लोग भी, अली मोहम्मद दुरानी साहब कहते हैं मेरा हल्का जो मेरा वोट काट के कहीं और बना दिया गया। ये मेरा ख्याल है शिकायत हैं और ये शिकायत तभी दूर होगी, ये इस तरह नहीं होगी जब आप ये पूरा मामला सज जाएगा, फिर बाकायदा लोग जाके रेट पिटीशन करेंगे और शायद अदालतों में भी जाएं कमीशन का भी अदालतों में जाने का मरहला अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अभी नून लीग और PTI दोनों इतने कैसे और क्यों नजर आते हैं? ये आपने अच्छी बात की, रियली दोनों कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतने वाले हैं। सलमा, जो 2 अल्फाज सुहेल वड़ाइच साहब ने इस्तेमाल किए हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे सियासी मंजरनामे को जिस तरह कूजे में बंद कर दे, मकबूलियत और कबूलियत, उससे आप बड़ा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। PMLN ये समझ रही है कि हमारी कबूलियत हो गई है, और साथ ही साथ ये तो पहली बात। दूसरी बात, जो दही इलाके हैं, अब 60% जो पंजाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो दही इलाकों में, और वहां पे सियासत है धड़ाबंदी की, वहां पे सियासत है थाना कचहरी की, और उसमें PMLN का तोड़ नहीं है। ठीक है, जिस खूबसूरती से वो धड़ाबंदी की सियासत करते हैं। तो एक तो हो गई कबूलियत और दूसरा हो गई धड़ाबंदी की सियासत। तो ये दोनों मिलके फिर उनको कॉन्फिडेंस देती है कि जी हम जीते। बिल्कुल ठीक है। PTI वाले, उनके पीछे क्या है, वहां पे मकबूलियत नजर आती है उनको, कबूलियत नजर नहीं आती। लेकिन वो जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास वोट बैंक है, उस वोट बैंक को आपने पहले तो वोटर को बाहर निकालना है घर से कि वो वोट डालने जाए, वरना वोट बैंक का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब तक वो वोट बैंक वोटर नहीं बनेगा और वोटर से फिर आपको सीट नहीं जीती जाएगी, उस वक्त तक आपका वोट बैंक का कोई फायदा नहीं। आपके बेशक जितने वोट हों, जितना बड़ा आपके पास वोट बैंक हो, जब तक आपके पास सीटें नेशनल असेंबली में नहीं होंगी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं, उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं। तो वो जो सियासी हिकमत अमली है, वो उसको किस तरह ताकत के अंदर कन्वर्ट। देखे ना, सीखे इमीडिएट माजी। अब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब सॉरी करके पीछे हटे हैं, अब देख लें कितनी सख्त उनकी बातें थी। उनकी पार्टी 2018 इलेक्शन रिग हुआ, RTS बैठा गया, जेलों में डाला गया, ये वो पीछे हट गए। इनको कासम के अब्बा कोई बातें क्यों नहीं समझ आती कि इनको अवॉइड करें? अगर इख्तियार में आना, बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। काफी भुगत ली है मेरा ख्याल है, अब उनको समझ आ जानी चाहिए ये चीजें। स्ट्रीट पावर की बात हो रही है अनवर साहब, तो ऐसे तो JUI के पास भी बड़ी स्ट्रीट पावर है, लेकिन वोट बैंक उस तरह से नहीं है। फिर इसी तरह आप जमात इस्लामी को देख लीजिए, इसी तरह से फिर TLP को देख लीजिए कि इतने ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स उनके पास नहीं होता। वो वोट के अंदर या सीट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते वो लोग जो उनके जलसों में जुलूसों में नजर आते हैं। लेकिन जहां तक हल्का बंदियों की बात है, डोंट यू थिंक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले को लेके अपनी साख को दांव पे लगाया है? इसको सीरियस नहीं लिया गया टाइमली। ये बहुत मतलब मैटर करता है ये कि आपने जो हल्का बंदियां की उन पे लोगों को एतराजात है और आप चले इलेक्शन कराने, और उस पर इतना अरबों रुपए का खर्चा आने वाला है, करोड़ों रुपए का।
अच्छा, एक जो कमेंट करने दीजिएगा, जो आपने पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की बात की। पीटीआई जो है वो आवाम के जो ताकत है उसके बलबूते पर ये बात करते हैं कि हम ये जीत जाएंगे। अब वो बात आपने ज्यादा तशरीह कर दी है। और नहीं, वो दूसरी जरा वो इम्पोर्टेंट थी। वही और तो, जो इससे पाकिस्तान पहले मैंने मुस्लिम जुमला नून है बोल दिया ना, समझ गए। वो खवास की बुनियाद पर ये बात करते हैं। और खवास क्या है आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरी मुराद एस्टेब्लिशमेंट से है। वो उनके बलबूते पर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे। मैंने इसलिए आपकी बात पूरी होने से पहले कह दिया कि आपने ज्यादा तशरीह कर दी। तो ये उसमें दोनों में ना फर्क है। अच्छा, अब बात आती है इलेक्शन। देखिए, हल्का बंदियों पर इतराजात जो थे उन्होंने इंटरटेन करने थे और 30 तक दिया हुआ था, उसमें किया जाना था। अब उसके बाद मुझे इस बात पर हैरत है कि मुस्लिम लीग नून भी हल्का बंदियों पर एतराज कर रही है। वो इस वजह से कर रही है कि जो एमकेएम के साथ उनका इत्तेहाद हुआ है इंतखाबी, उसको वो दुआम देने के लिए उन्होंने ये बात की है। अदरवाइज उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस पर सियासत कर रहे हैं। अच्छा, रही बात आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल डेफिनेटली इनको ये एतराजात दूर करने चाहिए थे, लेकिन 30 तक का जो वक्त था ये उन्होंने उसी वक्त करना था। अगर ये एतराजात को मजीद आगे लेकर चलते और इनको हल करने की तरफ जाते तो फिर आप देखते 8 फरवरी को जो इंतखाबात की तारीख दी हुई थी उसमें इंतखाबात होना मुमकिन नहीं थे। अब होगा क्या, इलेक्शन कमीशन पर भी बातें की जाएंगी और हल्का बंदियों को लेकर आप अदालतों में जाएंगे। अब देखना यह है कि अदालतें इस पर क्या फैसला करती हैं। अगर तो आपने 8 फरवरी तक इंतखाबात करवाने हैं तो फिर आपको इन्हीं हल्का बंदियों पर करवाने पड़ेंगे और ये फिर मुमकिन है कि इलेक्शंस के बाद आप आगे जाकर इनको तब्दील फिर भी कर सकते हैं। बंदियों के भी मसाइल हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन के भी मसाइल हैं। बंदा किसी और हल्के से ताल्लुक रखता है, वोट उसका कहीं और है। ये 2 तरह के मसाइल। देखिए, ये दोनों मसाइल अब आप कहेंगे कि ओवर द नाइट तो ये हल नहीं होंगे। अगर आपको इनको हल करने की तरफ बैठ जाएंगे फिर आप 8 फरवरी तक इंतखाबात नहीं करवा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर लिया कि 8 फरवरी तक आप बात करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं तैयार हूं। और आज आपने उनका स्टेटमेंट भी देखा, उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों और इसके साथ भी हम शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। मसला ये है कि आपने इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर भी बात की थी। देखिए, ये हल्का बंदियां और वोटर्स को जो तब्दीली है इस पर भी बात की जाएगी और प्री पोल रिगिंग की बात पहले की जा रही है, लिहाजा ये इंतखाबात से पहले उसको मुतनाज़ा कर दिया गया है। यानी हम आइंदा भी कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं करने वाले। एक जुमला ऐड कर दो। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं कि जी होगा क्या, अब देखिए मोहम्मद अली दुरानी साहब फिर एक्टिव हो गए और फिर यूनिटी गवर्नमेंट की बातें फिर लोगों ने करनी शुरू कर दी। और अगर इसको आप देखें और जो SIFC ने किया, जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया, वो एक कंटिन्यूएशन चाह रहे हैं। अब ये भी हो रहा है कि पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, जो भी हुकूमत आएगी उनके साथ। उसकी वजह है कि आज जिस तरीके से बात हो रही है कि प्लान बन गया है कि आपने एक्सपोर्ट 100 बिलियन करनी है, इसी तरह आपकी जो इस तक GDP आपकी पूरे मुल्क की है 3.5 बिलियन की, 350 बिलियन की, उसको 1 ट्रिलियन करना है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि वक्त दरकार है, चीजें दरकार है, कंटिन्यूएशन ये हर सूरत में चाहिए। वहां पे जाके अब देखना होगा कि सूरत हाल कितनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जुल्फिकार साहब, कासिम के अब्बा ने आज एक एप्लीकेशन दी है अदालत में। वो ये कहते हैं कि उनकी जो नाअहली का केस था उसमें इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी दिखाई और गैर कानूनी काम किया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की दरखास्तें, ये छोटी छोटी चीजें जो वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं बिफोर इलेक्शन, उनको कोई फायदा हो सकता है या किसी तरह वो अपने केसेस से जान छुड़ा के इलेक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर सकता है? उनकी हतुल इम्कान कोशिश तो ये है कि ये खुद बाहर आ जाए इलेक्शन तक। देखिए, इमरान खान साहब इस तरह के सवाल तो बहुत उठाते हैं कि फलां ने जल्दबाजी से काम लिया है और उनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है। अगर वो खुद अपने मामलात पर गौर करें तो उनको अंदाजा होगा कि उन्होंने कितनी जल्दबाजियां की हैं, वो कितनी जल्दबाजी करके कौमी असम्बली से निकलकर बाहर आ गए थे और कितनी जल्दबाजी में सूबाई हुकूमतें तोड़ के एक साइड पे हो गए थे और किस किस काम में कितनी जल्दबाजियां उन्होंने की हैं। इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी की है या नहीं की इसका तो फैसला हो जाएगा, लेकिन उनको दूसरों की जल्दबाजियां पॉइंट आउट करने से ज्यादा बेहतर है कि अपनी चीजों पे गौर करें और अपने मामलात पर गौर करें तो उनको शिफा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जहां तक बात है गेट नंबर 4 की, देखें गेट नंबर 4 की बात तो सारे लोग ही करते हैं। जिसके लिए वो गेट खुल जाता है उसके लिए सब अच्छा होता है, जिसके लिए बंद हो जाता है उसको बुरा लगता है। ये हमारी 74-75 साल की यही कहानी और यही दास्तान है। जब सियासत को जाने वाला रास्ता सारे खिड़कियां रास्ते आपके बंद हो और एक ही जगह से गुजर के जाना हो तो उसमें शाम साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे तो गेट नंबर 4 पे ये जाए ही जाएंगे। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता है आपका तजुर्बा जो कामयाब रहा है तो मैं फॉलो करूंगा आपको। हम सब लोग रोजाना की बुनियाद पे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वोट को इज्जत देनी थी नहीं दी, बयान उन्होंने दिया फिर वापस ले लिया। एक तरफ 9 मई जिन लोगों ने की जो एंटी स्टैब्लिशमेंट चल रहे हैं, हम बीइंग पाकिस्तानी सारा दिन पॉइंट आउट करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और यकीनी तौर पे गलत कर रहे हैं। मैं भी समझता हूँ, आप सब लोग कहते हैं
کہ 9 मई का जो अमल था गलत था। अच्छा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ अगर मफाहमत के साथ चल रहे हैं और कोई मिल के अगर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं, कुछ सोल्यूशंस देना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं जी वो लड़ क्यों नहीं रहे और उनको गंडासा उठा लेना चाहिए। भाई जो उठाता है उसकी हालत तो देखे ना। अब मैं समझता हूँ कि आने वाले पाकिस्तान के अंदर ये गंडासा उठा के ये बड़कबाजी के कल्चर की गुंजाइश नहीं है। जुल्फकार साहब, वैसे मुस्लिम लीग नून को या नवाज शरीफ साहब को ये कोई नहीं कहता कि वो लड़ाई करें, बस सब यही कहते हैं कि तरीक़ेकार दुरुस्त इसी तरह का पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, आने वाले पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार की गुंजाइश नहीं है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पे सबको मैसेज दे दी है। होने भी नहीं चाहिए जुल्फकार साहब किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बड़े अहम बयान की बात करेंगे जो आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया और उसका ताल्लुक हमारे मुल्क के अमन से है, सलामती से है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी अहम बात की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये हमारी मईशत को और सलामती को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। अनवर साहब, कितना अहम बयान था आर्मी चीफ का? बड़ा इम्पोर्टेंट ये बयान था और ये बिल्कुल रियलिटी पर मबनी था। आप देखिए कि जब से अफगानी हमारे मुल्क में मौजूद है, आपने देखा कि वो किस तरह हमारी माशी सूरत पर उन्होंने बोझ डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है वो कितनी वनरेबल है और उसमें 90% किरदार जो है वो अफगानिस्तान से आए पाकिस्तान में लोगों का है। आप दूसरी बात देखिए कि आपको याद होगा हमने कहा था जो अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है उन्होंने जो 25,000 फ्रेंड्स ऑफ यूएस हैं उनसे उनके मुतालिक बात करेंगे। आज उन्होंने उनसे मुतालिक बात की। भाई जब आप अपने मुल्क में लीजिए ना, रजिस्ट्रेशन करवाइए। 25,000 का मतलब आपको पता ना उनकी फिर फैमिलीज भी होंगी, कितने लोग होंगे ये। और पाकिस्तान में कितने महंगे होटल है, सब में वो वहाँ पर मौजूद है, घरों के अंदर मौजूद है। आप उनको अपने साथ ले जाइए। रजिस्ट्रेशन का अमल अगर अमेरिका में बड़ा मुश्किल है तो पाकिस्तान में कौन सा आसान है? फ्री फॉर ऑल तो नहीं है हमारा मुल्क। जो मुल्क में आए दहशत गर्दी करे और चला जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसमें 50% चले लगा लिए किरदार इन अफगानियों का है। अब जब ये पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं फिर पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। हम तो बड़े बाइज्जत तरीके से इनको अपने मुल्क में भेजना चाहते हैं। अब तो अफगानिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं, ये सारे अपने मुल्क में जाएं, वहां पर सेटल हो पाकिस्तान के अंदर, ताकि हमें भी पता हो कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुक्मरान है उन्होंने इकानमी को कैसे बेहतर करना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे बेहतर करना है। देखिए अब तमाम जो दुनिया भर के इंसानी हकूक के अलमबरदार है उनका सिर्फ फोकस है पाकिस्तान की तरफ कि जी किसी तरीके से इन अफगानियों को अभी भी यहाँ पर रहने दिया जाए। इससे अच्छा तो ईरान था ना कि उन्होंने बॉर्डर तक उन्हें महदूद रखा और उनको वहां से निकाला। शाम साहब 7.5 लाख से ज्यादा अफगानियों को उन्होंने अपने मुल्क से वापस भेजा है और अभी हमने 2 लाख तक नहीं भेजे और पूरी दुनिया में शोर मचा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुल्फकार साहब, ये जो एक रिपोर्ट आई है, बड़ी कोई खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है कि 23 तंजीमें ऑपरेट करती हैं अफगानिस्तान में से, जिनमें से 17 सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करती हैं। उसमें टीटीपी भी शामिल है और बहुत सारी जमातें हैं उसके अंदर। क्या इस पे अब सिर्फ पाकिस्तान अपना केस उठाएगा, पाकिस्तान शोर मचाएगा, पाकिस्तान दुनिया भर में अपीलें करेगा, या इस पे अक़वाम मुत्तहिदा को भी नोटिस लेना चाहिए और वो ममालिक जो अफगानिस्तान की मदद करते हैं, बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी हवाले से, क्या उनको भी इस मामले पर अब आवाज उठानी चाहिए? 53 ममालिक में ये नेटवर्क काम कर रहे हैं 23 तंजीमों के। देखिए सबसे पहले तो अमेरिका जो यहाँ पे जंग लड़ने के लिए आया था, अपने अजाइम लेके आया था और अपने अजाइम किसी हद तक पूरे किए और यहाँ से चलता बना और हमें उस सारी प्रॉब्लम का शिकार करके चला गया। और हम फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे हमने बेतहाशा कुर्बानियां दी, अपनी मैशत को तबाह बर्बाद किया, हजारों लोग शहीद करवाए और अपने कल्चर को तबाह बर्बाद कर लिया और आज तक हम ये भुगत रहे हैं। और आज जिस बयान की आप बात कर रही हैं, ये देखें कि वो बयान क्या है और बयान दे कौन रहा है। वो शख्स दे रहा है कि जिसको इन सारी चीजों का एक एक लफ्ज का पता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट तो ये लोग हैं कि आज जो 50-60 हजार लोग अमेरिका के जो वेलफिशर हैं, जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सरजमीन के साथ सिंसियर नहीं थे और वहां से निकल के अमेरिका की मोहब्बत में यहाँ आ गए। तो क्या ख्याल है कि वो हमारे साथ सिंसियर हो सकते हैं और यहाँ पे बैठ के वो अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे होंगे? पहली चीज तो ये है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ये सारे के सारे लोग जाने चाहिए। अमेरिका को अगर इनसे बड़ी मोहब्बत है तो अपने घर ले जाएं
اور یہاں پہ جس طرح پاکستان کے اداروں نے، جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ سٹینڈ لیا، یہ بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے. بالکل. اور افغانستان کے اندر تو سلمہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. وہاں پہ تو پورے بارڈر کے اوپر انڈیا نے قونصلت خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے سارے لوگ، اور پاکستان کے اندر داخل ہو رہے تھے، اسلحہ سمیت داخل ہو رہے تھے. آج امریکہ کو چاہیے کہ وہ جو یہاں پہ بیج بو کے گیا ہے اس کو کاٹنے کا وقت ہے. اس وقت امریکہ پہ ذمہ داری سب سے زیادہ آتی ہے کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کرے. جب وہاں پہ اندر وہ اتنا مداخلت کر رہے تھے تو ابھی جب دوسرے ممالک خطرے میں تو ان کو نوٹس لینا چاہیے. احتشام صاحب، ابھی 30 سے 40 ہزار افغان پاسپورٹ کہا جا رہا ہے کہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. یہ اب لاکھوں لوگ تھے، یہ پروسیس کتنا لمبا عرصہ چلے گا مزید؟ دیکھیں اب یہ شروع ہو گیا، اس کو منطقی انجام تک تو ایم شور کے لے کے جائیں گے. ایون آپ نے دیکھا حقانی جو ان کے وزیر داخلہ وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ گھومتے پھرتے تھے جاتے تھے. دیکھیں یہ اتنی سہولت دی گئی ہے، سہولت دینے کے بعد اب صورتحال یہ ایسے ہی ہے سلمہ کہ آپ کسی بندے کو اب ماہانہ کچھ پیسے دینے شروع کر دیں، اس کے بعد 2-4 مہینے بعد روک دیں گے، اس کے بعد بندہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. جس طریقے سے ان کو پالا گیا، پوسا گیا، آؤٹ آف دی وے جا کے لائز اینڈ ڈیسیٹ. ٹرمپ کہتا تھا ہم سے 20 ارب لیا، ہم سے $20 بلین جھوٹ بولا، اور اسٹریٹجک ڈیفٹ پتہ نہیں کون کون سے ہم نے ان کے لیے پاپڑ بیلے. لیکن ساری سچویشن کو ایک جملے میں سمو دیتا ہوں. وہ آج کل کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، چائنا کی فارن منسٹری نے ایک بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا اور وہ ایڈوائز کیا انہوں نے عبوری حکومت کو. وہ کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ان میں رضا آپ کی عبوری حکومت ہے، کوئی دنیا کا ملک آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنا معاملات تو دیکھیں، عورتوں کے حقوق دیکھیں، آپ اس کے علاوہ اور آپ کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات الزامات ہیں اس کو ٹھیک کریں. بائی دی وے ملالہ یوسفزئی کا میں دیکھ رہا تھا، دیکھیں اتنا بڑا اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے. وہ کہتی ہے کہ افغانستان میں عورت کا پیدا ہونا، لڑکی جو ہے نا وہ گناہ بن گیا وہاں پہ. مطلب اس حد تک آپ نے کچھ کیا. چلے آپ اپنا ہی بھلا کر لیں، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران آپ کو کہہ رہے ہیں دہشت گردی کرواتے ہیں. وہ دوحہ کانفرنس میں کیا نہیں ہوا تھا جہاں میٹنگ ہوئی تھی، امریکی بھی تھے، اب چائنا بھی یہی کہتا ہے، باقی لوگ بھی کہتے ہیں. یہ رپورٹ جو آ گئی تھی، لوگ میرا خیال ہے وقت آگے ان کو چاہیے کہ بھی اپنے گھر کو، جس کو کہتے ہیں پنجابی ڈنڈا پھیرو اپنی ڈنڈی تھلے، ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں بھائی کیا وجہ ہے کہ ہمیں لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو بہتر یہ بجائے اس کے اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ٹی ٹی پی تو انہوں نے الیجینس ملا عمر کو دی ہوئی تھی، جناب ہماری جنگ میں ہمارے ساتھ شامل تھے، ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن. کاش کے وقت ہوتا ہے احتشام صاحب تو ہم اس پہ بھی بات کرتے کہ جس وقت ہم افغان پیس پروسیس کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے اس وقت کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ جب یہ سر اٹھائیں گے تو ہمارے خلاف کیا کریں گے، کیا کیا زہر اگلیں گے اور کیسے کیسے نقصان پہنچائیں گے. اینی ویز ابھی ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں آپ کی بات کرتی ہے بھائی، ہنری کلنٹن نے وارن کیا تھا پاکستان کو یہ مت کریں، یہ آپ کے لیے مصیبت بنیں گے. NC یہی ہوا. سلمہ مجھے سیریسلی پتہ نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں، حکومت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. میں 2 یا 3 حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ افغانستان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے، وہ افغانستان میں جو 4 کروڑ رہتے ہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے. ابھی احتشام صاحب نے ذکر کیا 2020 میں دوحہ کا جو اگریمنٹ ہوا وہ کہلاتا ہے اگریمنٹ فار برنگنگ پیس ٹو افغانستان، یعنی کہ ہم نے پیس لے کے آنا افغانستان کے اندر. 4 صفحات کا احتشام صاحب وہ اگریمنٹ ہے، اور 4 صفحات میں 4 مرتبہ لکھا گیا ہے کہ افغان سرزمین کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کو استعمال کیا جائے کسی دوسرے ملک کے خلاف. اب آپ دیکھیے بنو میں حملہ ہوا، اس کی روٹس جو ہیں وہ افغانستان میں نکلی، افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی. پسنی میں حملہ ہوا، چترال میں حملہ ہوا، میاں والی میں حملہ ہوا، ان سب کی روٹس جو ہیں وہ افغانستان سے نکلتی ہیں. اچھا، اب جو میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں افغان حکومت کر رہی ہے وہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. اب دیکھیے 4 کروڑ کی آبادی، آٹا پاکستان سے جانا ہے، دالیں پاکستان سے جانی ہیں، پیٹرول ڈیزل کپڑے پاکستان سے جانے ہیں، مشینری ان کی پاکستان سے جانی ہے، پلاسٹک پاکستان سے جانا ہے، اور وہ کر کیا رہے ہیں. جتنے ہمسائے ممالک کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی افغانستان کے کام نہیں آتا جب وہ ٹربل میں ہوتے ہیں سوائے پاکستان کا. تو باٹم لائن اس کے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ سیریسلی نہ افغانستان کے اپنے مفاد میں ہیں اور نہ وہ جو 4 کروڑ افغانی وہاں پہ رہتے ہیں ان کے مفاد. لیکن چائنا، ایران، سینٹرل ایشیا سارے ان کو کہہ رہے ہیں مت کریں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے. وقت کم ہے لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ 1 لائنر میں چاہوں گی. ذوالفقار صاحب، اگر آپ غزہ کے معاملے پر ابھی انتونیو گوتریس نے آرٹیکل 99 کا سہارا لیتے ہوئے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ غزہ کا دیکھیں جو جنگ بندی ہوئی تھی اور اس کے بعد امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید آگے معاملہ رک جائے گا، لیکن نہیں رکا اور پہلے سے زیادہ شدت آ گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم ماضی میں بات کرتے رہے ہیں
ٹھیک पहले प्रोग्राम्स के अंदर कि ये इकोनॉमिक वार की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और ये फैल जाएगी। मुझे फैलती हुई नजर आ रही है कि इसके अंदर मिस्र और ईरान भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फैलती हुई नजर आ रही है आपको। ठीक है, वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी एक एक जुमला में तमाम पार्टिसिपेंट से। अनवर साहब, देखिए, अगर इन्होंने जंग बंदी ना की तो वहाँ पर वबाई अमराज मजीद फैलेंगी, खुराक नहीं पहुँचेगी और बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। और रही बात जो मिस्र और ईरान, कोई इसमें दाखिल नहीं होगा, सिर्फ ये अफगानी जो हैं वो जो फ़लस्तीनी है वो इसकी प्राइस पे करेंगे। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार माजी में क्या रहा है? देखिए, एक तो ये इदारा जो है वो जमहूरी इदारा नहीं है। मगरबी ममालिक जमहूरियत फैलाते हैं, जमहूरी इदारा अपना नहीं बना रखा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ खास तौर पे 2 इश्यूज हैं। एक तो इसमें 5 ममालिक का वीटो पावर है। ठीक है। तो अगर वो 5 ममालिक चाहते हैं कि जंग, उनमें से कोई भी एक चाहता है कि ये जंग जारी रहे, तो फिर ये जंग जो है वो आप समझे कि वो जारी रहे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जितनी तेजी के साथ एथनिक क्लिंजिंग हो रही है ना, देखिए जंग से पहले उनके शुमाली जो इलाका था ना, वहाँ पे बमबारी हो रही थी शुमाली गजा में, अब जनूबी गजा में शुरू हो गई। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है डॉक्टर साहब कि ये जो मिस्र का रोल है ना, मिस्र भी चाहता है कि ये मारे जाएं, मिस्र बुनियादी तौर पे चाहता है कि ये दोबारा रीऑक्युपाई करे। ये मिस्र के पास ही जगह, वो चाहते हैं हमारे पास। क्योंकि हमास के तो सारे ही तकरीबन अरब ममालिक जो है। बिल्कुल ठीक है। और इस सारे बाज उठाने के लिए एंटोनियो गुतेरेस पर भी नेतन्याहू की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।